और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका मीन्स बायोडाइवर्सिटी डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। मीन्स वो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है या कम होती है। तो हम उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी एक प्लेस पे बायोडाइवर्सिटी को डिसाइड करते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स डेट डिटरमाइंस बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो डिसाइड करता है बायोडाइवर्सिटी को, वो है उस एरिया की ज्योग्राफी, मीन्स उस क्षेत्र का भूगोल। यहाँ मैं बात कैसे कर रहा हूँ, उस क्षेत्र का भूगोल का मतलब है कि वो एरिया कैसा है, क्या वो एरिया कंटिन्यूअस है या फ्रेगमेंटेड है, मीन्स एक बड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है या आइलैंड जैसा अलग अलग है। तो क्या होता है, जो एक बड़ा भाग होता है जो कंटिन्यूअस है लाइक मेनलैंड इंडिया, यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज़ के पास एक बड़ा एरिया होता है, तो बड़ा फूड का सोर्स होगा, बड़ा ही वाटर सोर्स होगा, बड़ा शेल्टर होगा, वो एक बड़ी जगह पे मूव कर सकती है। लेकिन आइलैंड में डाइवर्सिटी कम क्यों होती है, क्योंकि आइलैंड में जगह सीमित होती है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, और कोई इवेंट आ गया लाइक कोई आपदा आ गई या फिर कोई बीमारी फैल गई, तो फिर उनके पास जगह नहीं होती बचने की, तो वो सारी डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए जो आइलैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे डाइवर्सिटी कम होती है, जबकि मेनलैंड वाले भाग पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। उसका बड़ा कारण है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। अगर बड़ा भाग है तो कंटिन्यूटी है, हर चीज़ का पर्याप्त आपके पास साधन होगा, चाहे फूड हो, वाटर हो, शेल्टर हो, या मूवमेंट के लिए जगह चाहिए तो बहुत है। तो कोई आपदा भी आती है मेनलैंड पे तो आप बच सकते हो, आप वहाँ से माइग्रेट कर सकते हो, लेकिन आइलैंड पे आप माइग्रेट नहीं कर सकते, इसीलिए आइलैंड पे डाइवर्सिटी कम होती है। तो पहला फैक्टर हो गया भूगोल, मीन्स कंटिन्यूअस है या नहीं, सिंपल सा मीनिंग। दूसरा फैक्टर हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, एज इफेक्ट या इकोटोन। मैंने कहा था इकोटोन जो होता है मीन्स संक्रामिका जिसकी हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जो दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन वाला क्षेत्र है, मीन्स दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का संक्रमण वाला जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो जहाँ भी इकोटोन होगा मीन्स वहाँ पे एज इफेक्ट काम करेगा, कोर प्रभाव काम करेगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है हमेशा। जितने भी इकोटोन होंगे वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, लाइक एस्चुरी, मैनग्रोव, यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि ये एक इकोटोन वाला एरिया, यहाँ पे एज इफेक्ट काम करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तीसरा फैक्टर जो डिसाइड करता है बायोडाइवर्सिटी को, वो है हैबिटेट, मीन्स उनका आवास। किसी जगह पे हैबिटेट कैसा है, अगर हैबिटेट काफ़ी स्ट्रेस कंडीशन में है, लाइक क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज है या कम है, तो ऐसी हार्श कंडीशन में कठिन जो एक परिस्थितियाँ होती हैं यहाँ पे डाइवर्सिटी कम होती है। कॉमन एग्जांपल डेजर्ट, हमने देखा था डेजर्ट एक काफ़ी ज़्यादा हाईली स्ट्रेस्ड एक क्लाइमेट होता है, बहुत ही एरिडिटी होती है, शुष्कता अधिक होती है, पानी नहीं गिरता, तो डाइवर्सिटी मिनिमम। लाइक हम बात कर लें पोलर एरियाज़ की, तो वहाँ भी हम जानते हैं कि क्लाइमेट एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो फिर वहाँ भी डाइवर्सिटी कम। तो जहाँ भी क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, हैबिटेट स्ट्रेस में होगा, वहाँ पे डाइवर्सिटी कम मिलेगी। लेकिन जहाँ पे हैबिटेट नॉर्मल है और गुड इन्वायरमेंट है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, मीन्स हैबिटेट पे भी रोल प्ले करता है। लाइक वाटर है, वाटर अगर प्योर है तो आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन वाटर में पॉल्यूशन है, लाइक एल्गी ब्लूम हो गया, तो फिर डाइवर्सिटी नहीं दिखती है। तो सिंपल सा तीसरा फैक्टर है हैबिटेट और उस पर स्ट्रेस कितना है। अगर स्ट्रेस नहीं है, तनाव नहीं है, तो डाइवर्सिटी ज़्यादा। जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है मीन्स क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, पोल्यूशन, हर स्थिति ज़्यादा होंगी तो फिर आपका डाइवर्सिटी कम होगी। तो तीसरा फैक्टर हो गया आवास, हैबिटेट। फोर्थ फैक्टर है किसी प्रजाति का प्रभुत्व, डोमिनेशन, मीन्स किसी भी एरिया में वहाँ पे क्या कोई डोमिनेंट स्पीसीज रहती है, कोई ऐसी प्रजाति जो डोमिनेंट करना चाहती हो, प्रभुत्व रखती हो। तो अगर किसी इलाके में डोमिनेंट स्पीसीज है तो वहाँ के संसाधनों को वो लगातार कंज्यूम करती रहती है, तो वहाँ भी लेस डाइवर्सिटी होगी। मीन्स कोई ऐसी प्रजाति है जो अपने इलाके में डोमिनेंस रखना चाहती है, तो उस इलाके में फिर दूसरी प्रजातियां नहीं दिखती हैं, तो डाइवर्सिटी कम हो जाती है। कई सारे ऐसे ट्रीज़ हैं जो अपने नियर बाय वाले इलाके में वाटर को ले लेते हैं, फूड कंज्यूम कर लेते हैं,
तो उस इलाके में और पेड़ नहीं मिलते आपको। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो डोमिनेंट करना जानते हैं, डोमिनेंस रखते हैं। डोमिनेंस स्पीसीज अगर होगी तो उस इलाके में डाइवर्सिटी इतनी नहीं दिखेगी। इवन फॉरेस्ट में भी कुछ एनिमल्स डोमिनेंट होते हैं, तो डोमिनेंट होंगे तो उस इलाके का बड़ा रिसोर्स, चाहे फूड हो अदर सोर्स हो, वो खुद कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उस इलाके में डाइवर्सिटी आपको नहीं मिलती। तो फोर्थ फैक्टर है डोमिनेशन। कॉमन एग्जांपल हो गया इन्वेजिव स्पीसीज का। जिस भी इलाके में आक्रामक प्रजातियां होती हैं, क्योंकि वो डोमिनेंस करना जानती है आक्रामक प्रजातियां, तो उस इलाके में फिर आपको दूसरी प्रजाति नहीं दिखेगी। तो डोमिनेंस एक बड़ा फैक्टर है, डोमिनेंट स्पीसीज का होना। एंड सबसे लास्ट फिफ्थ फैक्टर है जियोलॉजिकल फैक्टर, मीन्स भूगर्भीय, जब हम बोल सकते हैं भूगर्भीय कारक, जियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लैंड है, आपकी जो भूमि है वो बनी कैसे है, मीन्स बहुत टाइम से स्टेबल है या कंटिन्यूस चेंज आई है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे, पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में, कि इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट है वो स्टेबल है, बहुत लंबे समय से, बहुत पहले बना है और बहुत चेंज नहीं हुआ, तो वो स्टेबल है। लेकिन हिमालय वाला पार्ट कैसा है, वो फ्रिक्वेंट चेंज आते रहते हैं वहाँ पे। तो इसलिए डाइवर्सिटी ज़्यादा कहाँ पे दिखाई देती है आपको, आपके पेनिनसुलर इंडिया में, क्योंकि वो एरिया कैसा है, स्टेबल। तो जो भी जियोलॉजिकल एरिया स्टेबल होगा वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, और जहाँ पे स्टेबल नहीं होता, लगातार फ्रिक्वेंट चेंज आते रहे हैं, उस इलाके में फिर डाइवर्सिटी नहीं होती है। तो जियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं, मीन्स उस एरिया का फॉर्मेशन कैसा है, लगातार बदला है या फिर स्टेबल है। जो स्टेबल लैंड होती हैं वो हमेशा डाइवर्सिटी ज़्यादा रखती है। तो ये 5 बड़े फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को डिफाइन करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा होगी कहाँ पे कम होगी। तो ये सिंपल टॉपिक था ना। इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे ज़्यादा होता है। तो एक शब्द निकल के आया है, एक टर्म निकल के आया है, मेगा डाइवर्स कंट्रीज़, मीन्स मेगा डाइवर्स देश भी इसको हम बोलते हैं। तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, इनको हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता इन देशों में है, जिनको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्स। मीन्स सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा जैव विविधता इन्हीं कंट्रीज़ में होती है। और कहा जाता है, जो एक NGO है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग ये 17 देशों में दुनिया भर की 70% वन्य जीव या पौधों की प्रजाति रहती है। मीन्स 70% फ्लोरा एंड फोना इन्हीं 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में है। तो ये एक बड़ा रोल है, मीन्स अगर 17 कंट्रीज़ अपने आप को सही से रख पाई, अगर इन्हें स्पीसीज़ को सेव कर लिया तो 70% सेव रहेंगी, क्योंकि 70% स्पीसीज़ इन्हीं इलाकों में है। इसका कंसेप्ट दिया था पहली बार रसेल मीटरमी ने 1988 में, और उसके बाद फिर इसको जो UNEP है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसका जो संरक्षण केंद्र है वर्ल्ड कंजर्वेशन सेंटर, उसने इस पूरे आइडिया को रखा और अब सपोर्ट करता है इसको कंजर्वेशन इंटरनेशनल, एक NGO है बड़ा, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, अब वो इसको देखता है। वरना ये आइडिया UNEP का कंजर्वेशन सेंटर का था और आइडिया 1988 में लाया गया था। तो मेगा डाइवर्स कंट्री 17 होती हैं, 70% फ्लोरा फोना रखती है, और इसमें एक कंसेप्ट माना गया है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आपकी दायित्व का सिद्धांत है, क्योंकि ये फ्लोरा फोना आपके देश में मिलेंगे तो इनकी रक्षा करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ये इसमें मेंशन होता है। मीन्स कोई भी जो फ्लोरा फोना जो खतरे में है, जो संकट में है, वो उसी देश की जिम्मेदारी है जिस देश में वो मिलता है, ये इसमें बोला जाता है। तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, जो पहला क्राइटेरिया मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के लिए है वो है आपका, पहला क्राइटेरिया मीन्स 5000 जो प्लांट हैं वो आपके यहाँ पे एंडेमिक होने चाहिए। तो 5000 अराउंड, एटलीस्ट 5000 जो प्लांट की स्पीसीज़ हैं वो किसी कंट्री में एंडेमिक होने चाहिए। हम पढ़ चुके हैं एंडेमिक मीन्स ऐसी प्रजाति जो किसी एक एरिया में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। मीन्स 5000 कम से कम प्लांट की ऐसी स्पीसीज़ होनी चाहिए जो सिर्फ एक देश में मिलती हो, किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगी। तो एक क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके बॉर्डर में मरीन इकोसिस्टम होना चाहिए, मीन्स आपके देश की बॉर्डर समुद्र को छूनी चाहिए। इन 2 कंडीशंस के साथ ही मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ बनाई जाती हैं। टोटल 17 मेगा डाइवर्स कंट्री हैं। आपको 17 का नाम याद रहे या नहीं, लेकिन उसमें से इंडिया एक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। तो कभी भी जिक्र करना हो ऐसे में आंसर्स में इंडिया के टॉपिक आएगा बायोडाइवर्सिटी का, तो लाइन हमेशा लिखना इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। तो मार्क्स फेच होते हैं, क्योंकि बड़ा फैक्ट है, दुनिया की 17 कंट्रीज़ जो मेगा डाइवर्स है उसमें इंडिया एक है।
इसका मतलब इंडिया में कम से कम 5,000 प्लांट की एंडेमिक स्पीसीज हैं। मीन्स ऐसे पेड़ हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, प्लांट हमारे यहीं मिलेंगे। मरीन बॉर्डर तो ही हमारे यहाँ। तो ये टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जिनको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्स इंक्लूडिंग इंडिया। तो कभी शब्द मिल जाए एग्जाम प्रीलिम्स में तो याद रखिएगा। नाउ सेकंड टॉपिक एक और हम बात कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन मिल जाता है, वो है बायोजोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया। भारत में हम बात कर सकते हैं मीन्स जैव भूगोलीय क्षेत्र की अगर हम बात करें बायोजोग्राफिकल जोन, तो ऐसा हमने बांट रखे। भारत सरकार ने वहाँ पे पाई जाने वाली प्रजाति मीन्स प्रजाति अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र, अलग अलग जलवायु, इन सब के अकॉर्डिंग हमने बायोजोग्राफिकल जोन्स बना रखे हैं, जैव भूगोलीय क्षेत्र बना रखे हैं। तो डिसाइड कैसे करते हैं हम लोग, एक तो प्रजाति अलग अलग मिलती होंगी, इकोसिस्टम अलग अलग मिलते होंगे मीन्स अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र मिलते होंगे, अलग अलग जलवायु भी होगी। तो भारत ने मीन्स इंडियन गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स में बांट दिया है टोटल। तो आपको 10 मालूम होने चाहिए, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। 10 में आता है पहला ट्रांस हिमालय, हिमालय का ऊपरी भाग, देन फिर हिमालय का निचला हिस्सा, डेजर्ट, आपका सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल और अंडमान निकोबार। हम डायरेक्ट मैप पे देखते हैं, ये है हमारा टोटल बायोजोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। पहला हो गया ट्रांस हिमालय, मैंने कहा हिमालय का टॉप मोस्ट पार्ट ट्रांस हिमालय, ये अलग है। दूसरा हो गया आपका हिमालय। तीसरा आपका हो गया डेजर्ट मीन्स आपका राजस्थान गुजरात का भाग। फोर्थ हो गया सेमी एरिड, दिस इज़ फोर्थ। तो सेमी एरिड में एमपी का भाग भी आता है, ये याद रखिएगा। तो एमपी सेमी एरिड भाग में आता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मीन्स एमपी का नॉर्थ जो आपका वेस्ट वाला जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट, वो सेमी एरिड के अंदर आ जाता है। देन आपका एक है वेस्टर्न घाट्स जो आपको दिख ही रहा है देखो लास्ट में। 6 आपका डेक्कन पेनिनसुला, डेक्कन प्लेट्यू मीन्स पूरा डेक्कन प्लेट्यू। 7th गंगेटिक प्लेन जो आपको दिख रहा है, गंगा के पास वाला एरिया, यूपी बिहार झारखंड। 8th है कोस्ट, ये आपकी कोस्ट जो लगी हुई है। एंड 9th इज नॉर्थ, सेपरेट नॉर्थ ईस्ट अलग से रखा है मीन जिसमें हिमालय का पार्ट नहीं आता, उसको हमने हटा दिया। तो हिमालय में हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट में हिमालय को हटा दें तो वो अलग से नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट अलग रखा गया है। और 10th है आपके आइलैंड लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये आइलैंड। टोटल 10 हमने बायोजोग्राफिकल जोन्स बांटे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, हमने 10 ऐसे नाम लिए हैं। हमने डेक्कन प्लेट्यू पूरा रखा है ना, ईस्टर्न घाट सेपरेट नहीं रखा है। वेस्टर्न घाट अकेला सेपरेट है, ईस्टर्न घाट नहीं है, ये याद रखिएगा। कई बार लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ईस्टर्न घाट मेंशन नहीं किया। ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, इस दक्कन के पठार का जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट से अलग से मेंशन नहीं है। तो ये 10 बायोजोग्राफिकल जोन्स आपको पता होने चाहिए, आपकी याद होने चाहिए। ये 10 हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालय, डेजर्ट, एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, गंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल एंड अंडमान निकोबार। तो ये 10 हैं आपके बायोजोग्राफिकल जोन जो इंडियन गवर्नमेंट ने बांट दिए हैं स्पीसीज, इकोसिस्टम और क्लाइमेट। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे 10 इलाके में स्पीसीज अलग अलग मिलेंगी, आप खुद भी देख सकते हैं। हिमालय साइड पे आपको मीन्स अलग अलग जानवर भी दिखाई देते हैं, लाइक स्नो लेपर्ड दिखेगा, देन डेजर्ट में अलग दिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में अलग दिखते हैं, गंगेटिक प्लेन में अलग होंगे। सब जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग स्पीसीज हैं, सबका इकोसिस्टम भी अलग है। तो इसीलिए इनको हमने 10 में बांट रखा है, ये आप याद रखिएगा ना। हमारा एक और टॉपिक, सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमने देख लिया डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, तो इसे खतरा क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से थ्रेट हैं भारत में या दुनिया भर की अगर हम बात करें। तो सबसे पहला जो खतरा है वो है आवास का लगातार ख़त्म होना, तो हैबिटेट लॉस। तो आवास का ख़त्म होना या हैबिटेट का डिग्रेड होना, आवास का ह्रास, ये एक बड़ा खतरा है। क्या हो रहा है, लगातार हम जो हमारी प्रजातियां हैं, जो जैव विविधता है, वो लगातार अपना आवास खोती जा रही हैं। और आवास क्यों खो रही हैं, अपना हैबिटेट क्यों खो रही हैं, उसका कारण है डिफोरेस्टेशन, मीन्स लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। तो कई सारी स्पीसीज़ का हैबिटेट ख़त्म हो गया है, वो वहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। लाइक या आपने फॉरेस्ट को काट दिया एग्रीकल्चर के लिए, मीन्स फॉरेस्ट की लैंड अब एग्रीकल्चर लैंड बन चुकी हैं, तो भी आवास को नुकसान पहुँचा। लाइक आपने इंडस्ट्रीज़ काट ली, इंडस्ट्रीज़ बना ली वहाँ पे, तो इंडस्ट्रीज़ बन गई तो भी फॉरेस्ट कटे, या आपने ह्यूमन सेटलमेंट्स लगा दिए। तो इतने सारे फैक्टर्स की वजह से हैबिटेट लॉस देखा जा रहा है। तो बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, हैबिटेट स्पीसीज़ का रिड्यूस हो रहा है, कम से कम होता जा रहा है। पहले उसका एक बड़ा एरिया था, वो एरिया अब
छोटा होता जा रहा है या फिर फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है। लाइक अगर हम बात करें, जब पहले कोई नहीं होगा तो साउथ इंडिया में जो टाइगर रहते हैं उनका हैबिटेट बड़ा होगा। वो कर्नाटक से लेके महाराष्ट्र तक पूरे एक एरिया में मूव कर सकते थे। लेकिन जब आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी, वहाँ पे आपने बिल्डिंग्स बना दी, इंडस्ट्रीज़ बना दी, तो उनका हैबिटेट अब छोटा हो गया है, उनकी रेंज छोटी हो गई है। तो हैबिटेट लॉस एक बड़ी समस्या है, हैबिटेट का रिड्यूस होना और ख़ासकर हैबिटेट का फ्रेगमेंटेड होना। मीन्स आपके आवास अब एक बड़ा एरिया नहीं रहा, टुकड़े टुकड़ों में हो गया है। तो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन भी इसी के अंदर आता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी स्पीसीज अब छोटी छोटी स्मॉलर पॉपुलेशन में बढ़ चुकी है। ये एक बड़ा फैक्टर है। मीन्स पहले एक बड़ा एरिया था, आपने अब उसके 2 कर दिए, तो अब स्पीसीज जो हैं वो अलग अलग रह गई हैं। पहले 100-500 लोग रहा करते थे जंगल में, अब बहुत 200-200 करीबन करके बढ़ गए हैं। मीन्स स्पीसीज की संख्या अब फ्रेगमेंटेड हो गई है, स्मॉलर पॉपुलेशन रह गई है और छोटी छोटी संख्या जो है वो वनरेबल हो जाती है। चाहे वो शिकारी हो या फिर कोई आपदा हो, वो इजीली वनरेबल हो सकती हैं। तो स्मॉल हैबिटेट अगर होगा तो फिर शिकार आप इजीली आपको मीन्स कर सकते हैं। जो शिकारी होते हैं या जो मीन्स कोई खाने वाली आपकी कोई है, कोई मीन्स शिकारी है, प्रीडेटर है, तो आपको इजीली खा जाएगा। तो या फिर कोई आपदा भी आती है, लाइक फॉरेस्ट फायर भी लगती है, तो स्मॉल हैबिटेट आपको नुकसान दे सकता है। लाइक अगर बड़ा हैबिटेट है, अगर फायर यहाँ से लगती तो आप पीछे माइग्रेट कर सकते थे, आपके पास इतना बड़ा एरिया है माइग्रेट करने के लिए। लेकिन अगर आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेड हो गया और फायर लगती है, तो फिर आप अब इसी एरिया में मूव कर सकते हैं, आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो आप शिकारी, इवन आपदा लाइक फॉरेस्ट फायर से ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो आपका मूवमेंट कम हो जाएगा। एक बड़ी चिंता की बात यह रहती है। इसीलिए भारत में आज मानव और जानवर के बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखी जा रही है। तो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस। अगर आप लगातार न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र में कई बार टाइगर ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर कर जाते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं ह्यूमन सेटलमेंट में एंटर? क्योंकि आप टाइगर के हैबिटेट में ही घर बना लिए हो, आपने टाइगर का हैबिटेट छोटा कर दिया है, तो टाइगर आपके घर में एंटर कर जाता है। लाइक केरल साइड में लगातार एलिफेंट्स एंटर कर जाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में, खेती की ज़मीन पे, वहाँ पे वो फिर बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसका बड़ा कारण है कि आपने एलिफेंट, आपने टाइगर के हैबिटेट में नुकसान पहुँचाया, हैबिटेट को रिड्यूस कर दिया। तो मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ा कारण है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। आपने उनके आवास को छोटा कर दिया तो फिर ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। तो पहला बड़ा खतरा है हैबिटेट लॉस। इससे बड़े खतरे होते हैं जैव विविधता को। दूसरा खतरा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। मीन्स हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो आप प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से क्या होता है, आपने कई सारी प्रजातियों को नष्ट कर दिया। कई सारी प्रजातियों का आपने इतना दोहन कर दिया कि वो अब बची ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है। स्पीसीज काफ़ी कम हो गई हैं। लाइक इसका बड़ा खतरा होता है लाइक कमर्शियल पोचिंग, मीन्स वाणिज्यिक आप शिकार करते हो उनके, लाइक एलिफेंट्स को आप आइवरी के लिए मारते हो। एग्जाम्पल था अफ्रीकन एलिफेंट्स 90% डिक्लाइन कर गए सिर्फ इसी वजह से कि उनको मारा जा रहा था आइवरी के लिए। तो एक बड़ा खतरा। लाइक इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, आज भी कई सारे जानवरों के मीन्स ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स बेचे जाते हैं, लाइक आउल के या अन्य जानवरों के। तो एक बड़ा खतरा बन जाता है इन सब चीज़ों को लेके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कॉमन व्हेल मछली। व्हेल मछली के शिकार इतना ज़्यादा बढ़ गया, खासकर जापानी साइड से, कि उनकी संख्या लगातार ख़त्म हो गई। तो ऐसी कितनी सारी हमारे यहाँ पे प्रजाति है, एलिफेंट, व्हेल और भी कई सारी पेड़ों की प्रजाति जो खतरे में आ गई क्योंकि हम उनका अत्यधिक दोहन कर रहे थे। तो दूसरा खतरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा खतरा है प्रदूषण। पॉल्यूशन एक बड़ा थ्रेट है और आप जानते ही हैं पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, और पॉल्यूशन बढ़ने का कारण ह्यूमन ही है। आप खुद ही जानते हैं ह्यूमन ही पॉल्यूशन करता है। आज लॉकडाउन में ह्यूमन घर में है तो बाहर सब कुछ क्लीन है, सिर्फ कोरोना ही घूम रहा है और बाकी सब कुछ क्लीन है। नदियाँ भी क्लीन हैं और आपके ऑलमोस्ट एयर लेवल जो पोल्यूशन लेवल है काफ़ी वो ऑलमोस्ट 0 स्तर पे आ गया है। तो ह्यूमन एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से भी खतरा है बायोडाइवर्सिटी को। लाइक हम बात करें वाटर में, हम देखे थे कि फॉस्फोरस, नाइट्रोजन लगातार एंटर कर जाते हैं और एल्गी ब्लूम हो जाती है
और एल्गी ब्लूम होगी तो आप खुद भी जानते हैं कि नीचे पे बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या बन जाता है, डेड जोन। तो ऐसी अगर एल्गी ब्लूम होती रही, पॉल्यूटेड वाटर्स होते रहे, तो फिर बायोडाइवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसे डेड जोन्स बड़े खतरे बन सकते हैं। तो पोल्यूशन भी बड़ा खतरा है। कॉमन एग्जांपल है फ्रॉग का कम होना। फ्रॉग को चाहिए मॉइस्ट इन्वायरमेंट और साथ में एक मीन्स पोल्यूशन फ्री वाटर, लेकिन वाटर्स में लगातार केमिकल्स जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। तो वो केमिकल्स क्या करते हैं, फ्रॉग की बॉडी को डिफॉर्म कर देते हैं। तो फ्रॉग की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो डिफॉर्म होती जा रही है, उसको नुकसान पहुंचा जा रहा है, क्योंकि उनकी बॉडी काफ़ी संवेदनशील होती है। तो इससे भी फ्रॉग की जनसंख्या पे असर पड़ा, वो डिक्लाइन कर गए। तो एग्जाम्पल है पोल्यूशन का फ्रॉग। तो एक खतरा है प्रदूषण। देन आपका नेक्स्ट जो थ्रेट है वो है इन्वेजिव स्पीसीज़ का आना। मीन्स आक्रामक प्रजाति अगर आती है किसी इलाके में, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल इन्वेजन, जैविक आक्रमण। तो क्या होता है, कई बार आक्रामक प्रजाति आप एंटर करा देते हो किसी भी इन्वायरमेंट में। ये जो बाहरी प्रजाति होती है ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है स्थानीय प्रजाति के लिए। बाहरी प्रजाति स्थानीय प्रजाति के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे? एक तो उनके साथ प्रतियोगिता करती है संसाधनों के लिए, क्योंकि उनको भी फूड चाहिए, उनको भी वाटर चाहिए। तो दोनों में कंपटीशन होता है, फूड के लिए एंड वाटर के लिए। तो कंपटीशन देती है। कई बार तो बाहरी प्रजाति स्थानीय प्रजाति को खा भी लेती है, उनको ईट भी कर लेती हैं। बीमारी फैला सकती हैं, क्योंकि बाहर से आई है तो लोकल जो आपकी नेटिव स्पीसीज़ हैं वो बीमारी से नहीं मीन्स अब वो नहीं जानती कि क्या चीज़ें हैं। तो अगर बाहरी प्रजाति आती है तो बीमारी भी फैला सकती हैं, और लाइक उनकी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं इन्वेजिव स्पीसीज़ के आने से। पहला खतरा है वो कंपटीशन देंगी आपको रिसोर्सेज के लिए। दूसरा, आपको प्रीडेशन करेंगी, मीन्स आपका शिकार भी करेंगी, आपको ईट कर सकती हैं। तीसरा, बीमारियां फैला सकती हैं जो आप नहीं जानते हो, आप जिनसे अडेप्ट नहीं कर सकते हो। और फोर्थ हो गया, वो आप में जेनेटिक चेंजेस भी कर सकते हैं इंटरब्रीडिंग करके, क्रॉस ब्रीडिंग करके। तो एक बड़ा खतरा बन जाती है जैव विविधता के लिए। तो बायोलॉजिकल इन्वेजन भी एक बड़ा थ्रेट है। ऐसी कई सारी इन्वेजिव स्पीसीज हमने डाल दी हैं जिनसे जैव विविधता को खतरा है। फिफ्थ एंड बड़ा एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो है जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग। ये आज का सिनारियो हो या फ्यूचर भी होगा, सबसे बड़ा खतरा यही है, और आज भी देखने को मिल रहा है। आज भी प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूलों का आना है, वो सीज़न चेंज हो गए। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल था जापानीज़ एरिया में, जापान के अंदर चेरी ब्लॉसम जो होती है, एक बड़ा इवेंट होता है, वो जल्दी होने लगी। जनरली उसका टाइम लेट होता है मंथ में, लेकिन इसका जल्दी होने लगी 2-3 महीने अर्लियर, फेब में होने लग गया। तो चेरी ब्लॉसम भी एक बड़ा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि फ्लावरिंग का टाइम चेंज हो गया। लाइक अब वो माइग्रेशन करती हैं कई सारी स्पीसीज, उनका माइग्रेशन पैटर्न भी चेंज हो गया। लाइक एक स्पीसीज है अमूर फाल्कन, वो कभी भी इंडिया में नहीं मिलता था, आज वो इंडिया में दिखाई दे रहा है। क्यों? मतलब उसको इंडिया का इन्वायरमेंट ठीक लग रहा है, तो माइग्रेट करके इंडिया में आने लगे हैं। तो ऐसी कई सारी स्पीसीज है जिनका माइग्रेशन पैटर्न चेंज हो गया। वो जहाँ जाती थी, जहाँ मूव करती थी, वो अब चेंज हो रहा है। अगर आपने सुना भी हो, एक टर्टल की प्रजाति होती है ओलिव रिडले टर्टल, तो वो इंडिया के ओडिशा तट पे आती हैं और ब्रीडिंग करती हैं। अब क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से उनका ब्रीडिंग टाइम चेंज हो गया। वो कभी जल्दी आ जाती हैं, कभी लेट आती हैं, जैसे अभी वहाँ पे ब्रीडिंग टाइम चल रहा होगा। तो ये एक बड़ा सीन रहता है आपका कि माइग्रेशन पैटर्न में चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और डिटेल हम क्लाइमेट चेंज के अंदर ही पढ़ेंगे क्यों हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ा खतरा है जैव विविधता को। तो हमने सारे खतरे देख लिए, 5 बड़े खतरे। हैबिटेट को नुकसान, उनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन, देन हमने बात करी आपका इन्वेजिव स्पीसीज़ का आना, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, 5 बड़े खतरे। लाइक हम क्वेश्चन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बायोडाइवर्सिटी को कौन कौन से खतरे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज़ या इन्वेजिव स्पीसीज़ का आना, और शाकाहारियों का बढ़ना, मीन प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। तो आप जान सकते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, फोर्थ तो कुछ भी नहीं, ऐसे नॉनसेंस डाल दिया उन्होंने। तो ओनली 1 2 3 इसका आंसर बन जाएगा आपसे। यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, स्टेट पीएससी वाले मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को 3 मार्कर्स में लिखिए, और इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या होती हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होगा जैव विविधता पे, ये लिख के देखिए। और यूपीएससी वाले भी लिखिए कि हाल ही के दिनों में मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी है, इसके पीछे कौन कौन से कारक हैं।